नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता में आज पटना में हूँ और पटना का चुनावी माहौल गर्मा-गर्म, शोर-शराबा, चिल्ला-चिल्ली, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, चुनाव का नतीजा क्या होगा, नहीं होगा। हम थोड़ा पीछे हट के आज बिहार का इतिहास, बिहार का समाज और ये इतिहास का क्या असर पड़ रहा है आज बिहार का राजनीति, बिहार का समाज, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ आज श्रीकांत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, हिंदुस्तान दैनिक पत्रिका में लगभग 24 साल इन्होंने काम किया। बिहार का समाज, बिहार का अर्थव्यवस्था, ये सारे कुछ समझते हैं। तो श्रीकांत जी, आप बताइए, बिहार का इतिहास का जो शैडो है, जो परछाइयाँ हैं, आज का राजनीति में भी हम देख रहे हैं। थोड़ा हमारे दर्शक के लिए आपने समझा दीजिए। मेरे ख्याल से आप पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं आप। तो आप देखिए, आज़ादी के बाद आप देखिएगा कांग्रेस रूलिंग क्लास पार्टी थी, उसके खिलाफ उसका मुख्य अपोजिशन पार्टी जो थी वो सोशलिस्टों का ग्रुप था, जिसमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सारे लोगों का संगठन था। लेकिन असली लड़ाई बिहार में बेसिकली शुरू हुई, जिसकी एक धारा थी त्रिवेणी संघ सी, उसको सबसे पहली बार लोहिया ने आवाज़ दी। उसमें था कि पिछड़ा पावे 100 में 60। आप देखिएगा, केवल बिहार ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका बहुत गहरा असर पड़ा, जो हिंदी हार्टलैंड के बाद, हिंदी हार्टलैंड में। और क्योंकि आज हम लोग जिस बिहार में बैठे हैं वो हिंदी हार्टलैंड का सबसे पिछड़ा प्रदेश माना जाता है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत आगे रहता है। यह भी जागरूक प्रदेश रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा, इवन आप 46 में आप देखिएगा कि लोहिया ने कहा कि बिहार के किसानों ने देश को रास्ता दिखाया है। इमरजेंसी में आपने देखिएगा कि बिहार, सर इससे पहले भी चले जाइए। हाँ, आप वैशाली की बात कीजिए, नालंदा की बात कीजिए, राजगीर की बात कीजिए, हाँ, गांधी जी का चंपारण की बात की। फिर उसके बाद गांधी जी ने तो पटना के गांधी मैदान में कहा कि बिहार ही ने मुझे प्रतिष्ठा दी है भारत। गांधी जी ने गांधी मैदान में कहा था। तो वो बिहार में हम लोग बैठे हुए हैं, उसका पॉलिटिकल हिस्ट्री देख रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि लोहिया की अलग सोशलिस्ट पार्टी बनाने और 1964 आते आते संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनने के बाद एक नया लहर पैदा हुआ बिहार में। आप देखिएगा, उसी समय से दो तरह का संघर्ष पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ता है। पहला संघर्ष यह है कि उसको उस पीरियड में कांग्रेस ने डिनाई किया, जिसका खामियाजा उसको इमरजेंसी आते आते भुगतना पड़ा। और आज भी देखिएगा, कांग्रेस हाशिए की पार्टी बन गई है और मुख्य विपक्षी दल में दो घड़े हैं। दो घड़े को ऐसे हम पहचान कर सकते हैं कि पीएसपी और एसएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अब सोशलिस्ट पार्टी को, ट्रेडिशनल सोशलिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं लालू प्रसाद और राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, और इधर में कांग्रेस है। हाँ, और अब वो दूसरी तरफ देखिएगा, नीतीश कुमार और उनका अलायंस है बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। और छोटे-छोटे दल, हाँ, छोटे-छोटे दल दोनों तरफ होते हैं, दोनों तरफ। यहाँ भी देखिएगा, दोनों तरफ आप होते उनके हैं। बारे में भी थोड़ा बहुत तो कहिएगा। अब आप देखिएगा कि अब आज की राजनीति में एक नयापन है, जो ट्रेडिशनल फोर्स को, कांग्रेस को जो पांव के बल खड़ी थी, या उल्टा देखिए, उल्टा खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने। तो बेसिकली वो सारे फैक्टर 50s के हैं जो उठा रहे हैं, लोहिया के जमाने के फैक्टर है। उस समय टाटा बिरला थे, आज अंबानी अडानी। देखिए, आप देखिए, वही फैक्टर है आज भी। और सोशल चेंज के लेवल में देखिएगा कि राहुल गांधी आरक्षण की बात कर रहे हैं। पहले कांग्रेस डिनाई कर रही थी, डिनाई करके हाशिए की पार्टी बनी। जात के आधार से जनगणना पूरा भारतवर्ष में, ये देखिए, उसने अब क्या किया है, कांग्रेस को पुराने खोल से उतार दिया है।
बाहर कर दिया है। अब नए रूप में आ गया है वो। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार में वो नया तरह की राजनीति कांग्रेस लेके जा रही है। कितना सफल होगी, असफल होगी, ये बाद की बात है, लेकिन ये है उसका नयापन है। तो ये एक बात है। दूसरा बात, बिहार में शिद्दत के साथ एक मसला उठता है, वो पलायन का मसला है। सभी पार्टियां उठी, तो बेसिकली पलायन को लेकर जो बात कही जा रही है उसमें एक अब पहले लोगों को समझा दीजिए पलायन क्यों हो रहा है। आज जो बिहार में एक महिला 150, 200, 250 रुपया मिल रहा, वो कलकत्ता जाते हैं, मुंबई जाते हैं, केरला जाते हैं, 3 गुना 4 गुना रोजगार होता है। ये एक बात। आप देखिए, आप बेसिकली बिहार में पलायन का जो हिस्ट्री है 1834 में मिलता है। पहली बार लोग जा रहे हैं। इस पर ढेर सारे विद्वानों ने काम किया है और बताया है कि कलकत्ता लोग क्यों जा रहे हैं, असम क्यों जा रहे हैं, मॉरिशस क्यों जा रहे हैं। मूल फैक्टर जो था वो पैसा था। आज के दिन में एक सीईओ यहाँ हुआ करते थे जो रिटायर हो गए हैं और केरल में रहते हैं, उनका नाम है एनएस माधवन साहब, बड़े लेखक भी हैं। इनसे मैं पूछता हूँ कभी कभी फ़ोन करके कि बिहारी लोग, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बिहारी लोग ही सारा कुछ कर रहे हैं। हम बोलते हैं वेज कितना देते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ 1000 से 1100 रुपया देते हर हैं रोज। हाँ हर रोज। और यहाँ पटना में अगर डेली वेज है तो वो 600-700 रुपया है। अब पी साईनाथ बोलते हैं कि मिनिमम जो वेज है मनरेगा का, सबसे न्यूनतम। हाँ न्यूनतम, वो 650 होना चाहिए। वो भी शायद यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है, पता नहीं। अब सवाल, गांव में तो लोगों को इससे भी कम मिलता है। हाँ गांव में भी कम मिलता है। इस पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिसर्च हो गए हैं बिहार पर। लेकिन मेरा कहना है कि पहले तो धारणा है, पॉलिटिकल लोगों के पास, बौद्धिक जो लोग हैं उनकी धारणा क्या है। आप अमेरिका, आपका बच्चा जाता है तो बहुत अच्छा है, और कोई दूसरे का बच्चा अगर बेंगलोर कमाने जाता है, गुजरात कमाने जाता है, वो बुरा कैसे है, ये पहले बता दी भाई। वो पैसा भेजता है तो यहाँ पंप होता है, यहाँ की समृद्धि में लगता है। उसका बच्चा कथित अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो वो एक बदलाव का कारक भी है। अब आप कैसे उसको ना भेज पाएंगे, तो यहाँ 900 रुपया दीजिए, 1100 रुपया दीजिए, वो नहीं जाएगा। क्यों? घर छोड़ना कोई नहीं चाहता। देखिए श्रीकांत जी, आज नहीं, बहुत दशक से ये एक चुनावी मुद्दा है, रोजगार, बेरोजगारी। और इस बार भी देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो तेजस्वी यादव है, जो मुख्यमंत्री के वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, उन्होंने क्या वादा किया कुछ दिन पहले कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हर परिवार में जिनके सरकारी नौकरी कोई भी एक भी नहीं है, उनको हम एक सरकारी नौकरी देंगे। मगर बाकी लोग कहते हैं ये असंभव है, संभव ही नहीं है। वैसे भी बिहार का खजाना खाली है, कर्ज में डूबे हुए हैं सरकार, आप कैसे देंगे? आप तेजस्वी को तो आपने याद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 करोड़ रोजगार देंगे। भाई ये रोजगार देने की बात आप चुनाव में कर रहे हैं, अच्छी बात है, बिहारियों को रोजगार मिलनी चाहिए, लेकिन आप रोजगार कहाँ दे रहे हैं? आप अभी बिहार में कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं? 24 लाख, 30 लाख अधिकतम, ठीक है ना। तो सभी को रोजगार आप कैसे दे सकते हैं? सभी को बहुत तरह के धंधा से जोड़ सकते हैं, नया कारोबार चालू कर सकते हैं। और बिहार का आबादी लगभग 9 करोड़ से ज्यादा, बहुत ज्यादा है। माने हमको लगता आपका है 13 करोड़ मतदाता ही है, 8 करोड़ 13 करोड़ आबादी 7.5 लगभग है। करोड़ के आसपास हाँ। मतदाता ही है। नहीं, आप जो लेटेस्ट जाति सर्वे आया है उसमें आप देखिए ना भाई, कितना लोगों का औसत आमदनी 6000 या 6000 से नीचे है, इससे पता चलता है। तो आपका कहना है जिस तरह से लोगों को लुभावन करने के लिए चुनाव का पहले बड़े बड़े वादा करते हैं लोग, राजनेता, वो नीतीश जी भी वही किया? नहीं, आप देखिए, दोनों को दो तरह से देखना होगा। आप लालू ने क्या किया, नीतीश ने क्या किया, ये एक बड़ा विषय है। देखिए, एक छोटी सी बात बता रहे हैं। नीतीश जी ने साइकिल योजना लागू की,
उसका सोसाइटी में भारी इम्पैक्ट पड़ा। उसी तरह पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना और ईबीसी को आरक्षण दिया जाना, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता को पलट दिया। आप समझ रहे हैं, 80% लोग जहां दूसरे समुदायों के लोग काबिज थे, उन 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 पॉकेट्स में पंचायतों के माध्यम से नया रूलिंग क्लास डेवलप हो रहा है। आप अगर बहुत पुराना बात करेंगे तो एक जमाने में प्रोफेशनल पॉलिटिशियन लोग कहां से आते? तो यही नया शासक श्रेणी बन गया बिहार में। नया शासक श्रेणी बनेगा। आप देखिए, अगर आप 22 के बिहार की बात कीजिएगा तो उस समय पॉलिटिकल नियमित प्रोफेशनल पॉलिटिकल लोग कौन थे? वकील लोग थे, संभ्रांत लोग थे, समझ रहे हैं ना? तो गांव के गर्द गुबार से नई पीढ़ी के नया नेताओं का स्कूल पैदा हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार के सारण के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने भगत सिंह के फांसी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। आप कल्पना कीजिए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने। तो पॉलिटिकल इलीट जो है इन समुदायों से पैदा होगा और रातों रात बहुत बदलाव नहीं होता है पॉलिटिक्स में। मतलब आपका कहना है कि बिहार में जो फ्यूडलिज्म का जो असर था, जो ब्रिटिश राज से चल रहे हैं, वो आज भी चल रहे हैं। नहीं, दो बातें हैं उसमें। आप एकदम स्थूल भाव से कुछ नहीं देख सकते हैं। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है जो दिखाई नहीं आपको देता है, लेकिन नीचे बदल रहा है। नीचे बदल रहा है तभी तो बहुत सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। आपको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे उपक्रम किए जाते हैं। ये पॉलिटिक्स का सनातनी हिस्सा है, आज नहीं। आप शाहजहानंद के जमाने का चुनाव में देखिएगा तो उस समय भी कहा जाता था कि पूरी खिलावे तो खा लीजिए लेकिन कोठरी में जाके बदल जाइएगा। मैं आपको चुनावी मुद्दा के बारे में 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। उससे पहले बिहार में दोनों महागठबंधन साइड में और आपका एनडीए में छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जैसे एचएम, जितन मांझी जी का पार्टी, रामविलास पासवान जी जो पार्टी स्थापन किया था, लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग पासवान चला रहे हैं, आज नेतृत्व में है। वो तो 5 साल पहले एनडीए के प्रार्थी के खिलाफ उन्होंने वोट काटा। कितना उनका प्रार्थी था। तो मैं थोड़ा बहुत आपसे, छोटा राजनीतिक दल का भूमिका क्या है, पहले क्या था, आज क्या है ये चुनाव में, और उसके बाद आप प्रशांत किशोर के बारे में, जनसूरज के बारे में भी थोड़ा बहुत कह दीजिए। पहली बात तो ये है, देखिए, छोटी पार्टियां, जिसको आप कह रहे हैं छोटी पार्टियां, बेसिकली इस पर भी प्रेक्षकों का नजरिया अलग अलग है। वो बड़े दल के साथ मिलके अपने पॉकेट में बड़ा वोट बैंक को आकर्षित कर देती हैं, ठीक है, उसको पंप कर देती हैं। और पंप करने से क्या होता है कि उनका वोट का आधार बड़ा हो जाता है। ये दोनों साथ दोनों तरफ होता है। तो छोटी पार्टियां आपके दृष्टि में है छोटी पार्टियां, लेकिन लोकसभा विधानसभा की चुनावों में कुछ 5,000, 4,000, 6,000 वोट बड़ा भूमिका अदा करने में आ जाता है। क्योंकि देखिए ना बिहार में क्या हुई थी। हाँ। 5 साल पहले दोनों गठबंधन के बीच 0.5% वोट शेयर का फर्क, 12,000 वोट का फर्क है। तो आप जिन छोटी पार्टियों को बोल रहे हैं या छोटे समुदायों को बोल रहे हैं, या जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ईबीसी जातियां, 128 जातियां हैं, बहुत छोटी जातियां हैं, लेकिन ईबीसी मतलब एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, तो वो मिल अति पिछड़े जाति, वो मिल के बड़ा भूमिका अदा करती हैं। तो ऐसे देखिए कि छोटी पार्टियां या बड़ी जातियां सोसाइटी के दोनों फ्रंट को मजबूत करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसलिए छोटी पार्टियों के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, न छोटी जातियों के महत्व को अनदेखा किया जा सकता है। हाँ, अब बताइए। नहीं, मेरा कहना है कि
जनसूराज पार्टी, प्रशांत किशोर का पार्टी। वो कहने के कि यहाँ इस बार ध्रुवीकरण हुई थी पहले, इस बार त्रिकोणा एक लड़ाई है और हम किंग मेकर बन जाएगा हमारा इधर। अगर वो लोग कुछ भी कहे, अगर वो 4, 5, 7, 10 विधायक आ जाता है तो सचमुच वो तैयार करेगा कि मुख्यमंत्री का कुर्सी में कौन बैठेगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी आसान सवाल नहीं है, ये बहुत कठिन सवाल है। पहले यहाँ से शुरू करिए कि प्रशांत किशोर बिहार के रहने वाले एक शख्स ऐसा निकला बिहार का, जिसने पॉलिटिकल पार्टियों के बीच नया मैनेजमेंट का एक आइकॉन बन गया इंडिया में। युवाओं के अंदर, हाँ, युवाओं के अंदर आइकॉन बन गया। अब बताइए कि एक ऐसा रिमोट का रहने वाला आदमी, ठीक है, जिसको ज्ञान है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, इंडियन स्टेट्स के बारे में, सबके साथ काम किया। हाँ हाँ, मोदी जी, वहाँ सारा, नीतीश जी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाँ, ममता सारे लोगों बनर्जी, के साथ, जगन रेड्डी, तो स्टालिन, और भूल भी गया दूसरी इतने लोग बात हैं। यह है और कि बहुत पैसा कमाया। हाँ, वो सब खुद ठीक कह रहे कि हम 99 करोड़ अपनी पार्टी को दान किया। वो खुद कह रहे कि मैं 50 करोड़ आयकर और जीएसटी ने दिया। तो वो सब ठीक है, लेकिन उस आदमी की पहली एक खूबी तो ये मैंने बताई कि वो बिहार के पिछड़े समाज से उठ के एक आइकॉनिक काम किया, जो सेंटर में आ गया। आप ही बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ उसने काम किया। दूसरी बात कि उसने अपनी एक पार्टी बनाई, यह सब छोड़ छाड़ के, और गांधी के आश्रम चंपारण से अपनी पदयात्रा शुरू की। लगातार 2 साल तक उसने एक पार्टी बना ली। तो किसी भी प्रयोग को, किसी तरह के सोसाइटी के प्रयोग को लोग नए रूप में तरह तरह की दृष्टियों से देखते हैं। समाज में बहुत तरह से देखा जाता है, लेकिन उसका वो तो मेहनत कर रहा है और एक नया दर्शन दे रहा है ट्रेडिशनल पार्टियों के खिलाफ। ठीक है, और ट्रेडिशनल पार्टियों के खिलाफ तो दो अपना दर्शन दे रहा है कि भाई मान लीजिए कि वो कहते हैं कि 40 साल में क्या हुआ। 40 साल में पलायन की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन आज के दिन में 2 मोर्चों के बीच एक प्रशांत जी भी है। ठीक है, और मतलब कुछ असर पड़ेगा देखिए चुनाव का नतीजा के ऊपर? देखिए, हो सकता है हम तो 14 नवंबर तक इंतजार करना बिहार पड़ेगा। के धरती में जो भी काम करता है वो पाता है, इसी का हिस्ट्री है। ठीक है, और कितना पाएंगे ना पाएंगे, आप रिजल्ट का इंतजार करना हम होगा। 14 नवंबर तक इंतजार करेंगे। थोड़ा कुछ एसआईआर के बारे में आप कीजिए। ये विशेष जो है गहन जो पुनरीक्षण है, जो मतदाता सूची में क्या हुआ, इतना विवाद हुआ, आप तो जानते हैं। हाँ, मगर बात है कि 65 लाख लोगों का नाम नहीं था, फिर शोर शराबा हुआ, फिर अभी भी 47 लाख लोगों का नाम नहीं है। ये चुनावी मुद्दा बनेगा नहीं, ये वोट चोरी एक मुद्दा है कि नहीं, बस यही मेरा देखिए, सवाल है। अब जैसा कि बिहार में प्रचार हुआ, बिहार में राहुल गांधी और बहुत सारे लोगों ने, विरोधी दल के यहाँ जो लोग हैं, सभी पार्टियों ने मिल के 15 दिन का अभियान भी चलाया। देखिए, आप कुछ भी करते हैं ऊपर में और अभियान चलाते हैं, इसका नीचे असर जाता ही है। आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ठीक है, स्टेट सीईसी क्या कर रहा है, इस पे मत जाइए, लेकिन लोग धारणा बना लेते हैं। ठीक है ना, तो जो आप कह रहे हैं मैसेज, हम लोगों ने सुना है, देखा तो नहीं है, कि नारा कोई पुराना चलता था तो बहुत पॉपुलर होता था, गली गली में शोर है और केबी सहाय चोर है। एक मजेदार कहानी मैंने ये भी सुना कि केबी सहाय का पोता हाँ, इस तरह से कहना, तो उसका माँ उनको एक थप्पड़ मारा, तुम्हें मालूम नहीं तुम किसके पोते हो? हाँ, नहीं तो हम ये बता रहे हैं कि बिहार दूसरे प्रकृति का जगह है, और प्रकृति यहाँ बुनावट भी अलग अलग है, जमीन का बनावट भी अलग अलग है, बोली में देखिएगा दूसरे तरह का है। जहाँ पानी जमीन से कठिनाई से निकलता है वहाँ के लोग रफ टफ होंगे, जहाँ पानी आसानी से निकलता है
वहाँ के देखिएगा आलसी हो जाते हैं। दूसरे तरह के होंगे, मृदुभाषी होंगे। तो इसलिए बहुत स्टेट को कहा जाता है रोशनी दिखाने वाला, लेकिन इतना आसान भी नहीं है स्टेट को समझना। तो मेरा आखिरी सवाल, थोड़ा बहुत भविष्यवाणी कीजिए, क्या-क्या मुद्दा है आप कहिए, और आपको क्या लग रहा है इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें नया कुछ है, इसमें कोई अभिनवत्ता है? देखिए, इस पर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बिहार को समृद्ध होना चाहिए, बिहार के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बिहार की जो स्थिति है बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए सभी पार्टियों द्वारा, जो भी रूल करे समझे। लेकिन मुख्य मुद्दा जो हम समझ रहे हैं, जो अखबारों में पढ़ते हैं, उसके अनुसार लोगों गरीबी से त्रस्त हैं, रोजगार चाहिए उनको। सबसे माना जाता है लोगों को जो इंडेक्स होते हैं, मतलब सूचकांक। सूचकांक, उसमें लोग कहते हैं कि महिलाओं में एनीमिया ज़्यादा है यहाँ, बच्चों में जो पैदा होते हैं उनमें खून की कमी सबसे ज़्यादा होती है, डॉक्टर मित्र बताते हैं। तो भाई ऐसा बिहार बने जिसमें नीचे के लोग समृद्ध खुशहाल बने, यही हमारी आपसे भी कामना है, यही स्टेट से भी कामना है। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीकांत जी, आपने आपका समय दिया। आप तो इंटरव्यू नहीं देते हैं, आप साक्षात्कार नहीं देते हैं, मगर आप अत्यंत सरल भाषा में बारीकी से आपने विश्लेषण किया बिहार के समाज के बारे में, बिहार का अर्थव्यवस्था के बारे में, और चुनावी मुद्दा क्या-क्या हो सकता है इसके बारे में। मैं आभारी हूँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देख रहे थे, आप सुन रहे थे श्रीकांत जी का बात। वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने पूरा बिहार के समाज का विश्लेषण किया आप लोग के लिए। आप देखते रहिए परंजॉय ऑनलाइन, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नमस्कार।